हेलो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या में संबंध। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी मिरर, कौन सा मिरर है, दो मिरर है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हमारे लिए जो सबसे आसान पड़ता है वो है कॉनकेव। तो हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया, कॉनकेव मिरर जिसका पॉली सरफेस बाहर की तरफ हो, आउटवर्ड हो, है ना, पॉली सरफेस। ये पॉइंट का नाम, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कैपिटल सी एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इफ रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। लेकिन गुजरने से पहले एक शर्त याद रखनी जाती है, मैंने इंसिडेंट पॉइंट रख लिया, क्या नॉर्मल ड्रा कर लेना चाहिए। नॉर्मल ड्रा होगा सी से, तो नॉर्मल ड्रा होगा सी से, तो ये हो गया, ये एंगल आई, ये एंगल क्या आई बराबर आर, ऊपर से जाएगी नीचे जाएगी, जहां से जाएगी वो पॉइंट का नाम होगा फोकस। मुझे ये बताना है कि पी एफ कितना है, क्या पी एफ हमारी, क्या पी एफ ही हमारा फोकल लेंथ है। अच्छा सी, पीसी क्या है, व्हाट इज पीसी, कैपिटल रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पीसी हमारा कैपिटल आर है ना, और सबको पता है कि एफ लगभग मिड पॉइंट हमें नजर आ रहा है कि नहीं है। अगर ये आई है तो ये आर, मैं उसको आई आर ना लिख करके मैं सीधे सीधे थीटा पे चला रहा हूँ। अरे दोनों सेम ही तो होगा भाई, समझ आया। जब आई बराबर आ रहा होता है तो मैंने क्या क्या लिख दिया उसको, थीटा बराबर थीटा। अच्छा मुझे क्या बताना है, केवल ये पी एफ पता करना है ना, उसको डिराइव करना है कि क्या चीज है, कैसे आता है। तो हमने उसके लिए सबसे पहले काम किया कि एफ से, इसका नाम भी दे दिया जाता है, इसका नाम मैंने रखा ए, है ना, ठीक है, या फिर जो भी लिखना चाहो आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जरूरत पड़ेगी, हो सकता है पढ़ ही जाए। इसका नाम मैंने रखा एम, ठीक है, और नॉर्मल का नाम रख देते हैं एन। नॉर्मल हमेशा एन से याद रखना, ठीक है, नॉर्मल को हमेशा एन से लिखा, ठीक है। ये पॉइंट आपका हो गया एम। और मैंने यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इसके ऊपर, ये, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम रख दो, कहीं पी तो यूज हो चुका है, इसका नाम रख लो जी, क्या और कुछ रख दें जो कहो, ओ, ठीक है। तुम लोगों का पॉइंट लिया ही नहीं मैंने, अलग ही कर दिया। और ये कैसा इंसिडेंट किया है, नॉन परपेंडिकुलर। मेरे इस वाले डेरिवेशन में मैंने क्या जानबूझ के किया है, एफ ओ परपेंडिकुलर है सी एन पर, जानबूझ के मैंने क्या लिखा, एफ ओ परपेंडिकुलर है सी एन पर, ये जानबूझ के मैंने लिखा है हेयर एफ ओ इज परपेंडिकुलर टू सी एन। अब ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, अच्छा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऊपर वाली लाइन पैरेलल है ना। अच्छा अगर ये थीटा है, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है इंटरनल एंगल, आंतरिक एक अंतर अंतःकोण है, नहीं है, अल्टरनेट इंटरनल एंगल। तो ये देख, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों को अगर अच्छे से देखो, अच्छा सी से लेकर एन तक की डिस्टेंस क्या है, सी से लेकर एन तक की डिस्टेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली रेखा क्या आर होती है, तो सी से लेकर एन तक की डिस्टेंस क्या है, आर है, पूरा रेडियस है, ये आर है, तो मैं यहां लिख दूं सी एन बराबर भी क्या है मेरा, आर ही है। ये समझ में आया है, डायग्राम से क्लियर है सबको। अच्छा अगर ये पूरा आर है तो ये कितना होगा, क्यों आर बाई टू, परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा नहीं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम है, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो एक साइड कॉमन है, ओ एफ दोनों में है, अरे दिख ही नहीं रहा यार, और क्या ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल और एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट। और ऐसे केस में ये और ये दोनों साइड इक्वल होगी, यानी ये कितनी होगी r बाई टू, और ये वाली भी कितनी होगी r बाई टू, दोनों r बाई टू ही है। अब अगर आप चाहो तो किसी भी ट्रायंगल में आप यहां से जो बताना चाहो बता सकते हो, है ना। आपको क्या ध्यान देना है, अगर मुझे पीएफ चाहिए, तुम्हें पीसी पता है नहीं पता है, पीसी, अगर मुझे पीसी पता है जो कि कितना है, अगर उस पीसी में से अगर मैं सीएफ घटा दूं, पीसी में से क्या घटा दूं, सीएफ, तो क्या मेरा सवाल लग जाएगा, लगेगा या नहीं लगेगा, सीएफ है कितना चेक करो, तुम्हें सीएफ बताना है, ये चीज बताना है, ये चीज बताना है, सीएफ बराबर, ध्यान से देखो, अगर इस वाले ट्रायंगल में छोटे वाले डिब्बे में
इन ट्रायंगल OCF, ट्रायंगल OCF cos थीटा लगाओ, cos थीटा बराबर सबको पता है ना, आधार बटे कर्ण बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो आधार कितना है, जिस पर थीटा होगा, जिस पर थीटा होता है, यार तुम समझ नहीं पा रहे हो, cos थीटा तुम्हें आता नहीं है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है कि नहीं है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। हाँ, गलती मत करना, नहीं तो तुम इसको बेस रख लो, ध्यान से समझना, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेन्यूस है, तो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बचा हुआ बेस, तो आधार बटे कर्ण होता है ना, तो आधार कितना है OC कर्ण CF, और तुमको CF चाहिए था, OC तुमको पता था, इसलिए साइन ना यूज करके क्या यूज करा गया, cos। यहां से क्या चाहिए था CF, बोलो CF बराबर क्या होगा, OC अपॉन cos थीटा, OC बराबर कितना है, R/2, और क्या नीचे आएगा cos थीटा, ऊपर गया तो sec थीटा, ऊपर गया तो अरे 1 cos थीटा बराबर sec थीटा। ये जानते ही नहीं तुम लोग, मैथ वाले हो यार तुम लोग, तो जानते होगे। अब बताओ क्या बताना है तुमको, पीसी पता करना था या पीएफ पता करना था, पीसी या पीएफ, पीएफ। सबको पता है कि सर जो पीसी है उसमें चीजें शामिल है, क्या क्या, पीएफ शामिल है प्लस सीएफ शामिल है, दिख रहा है, पीसी में क्या क्या शामिल है, पीएफ, और ये ओसी कहां से आया, ओसी कहां से आया, ओसी तो लिख चुके हो ना, यहां सीएफ लिखवाओ, ध्यान नहीं दे रहे हो उसका मतलब, पीसी इक्वल टू पीसी में क्या क्या शामिल है, पीएफ, और पीसी में शामिल है पीएफ प्लस सीएफ। तो मुझे समझ में आया कि मुझे पता भी करना है पीएफ, तो मैंने पीएफ को रोका, पीएफ बराबर क्या लिखा, पीसी माइनस सीएफ। अच्छा सबको रिलेशन याद है नहीं याद है बताओ, मैं फालतू वाला काम क्यों कर रहा, तुझे तो आता है रिलेशन, एफ इक्वल टू आर बाई, तब जब सबको याद है तो डेरिवेशन क्यों करवाया तुम लोगों ने, एफ इक्वल टू आर बाई 2, डेरिवेशन तुम्हारे लिए एग्जाम में कभी नहीं आएगा। आओ पीएफ इक्वल टू पीसी माइनस सीएफ, पीसी कितना है, अच्छा पीएफ क्या एफ है, पीएफ क्या है देख लो वहां पर, पीसी क्या है आर, सीएफ कितना है, सीएफ R/2 सेक थीटा। तुम तो R/2 याद करके बैठे थे, फार्मूला तो कुछ और आ गया। तुम क्या याद करके बैठे थे, हाँ तुम तो ये याद करके बैठे थे, और सबको याद है ये वाला नहीं याद है, तो ये गलती क्या है, कौन हट जाए तो काम आसान हो जाए, क्या R में से R/2 जाएगा तो क्या सेक थीटा गायब होना पड़ेगा उसके लिए, और R में से R/2 जाएगा तो तभी तो R/2 आएगा, तो इसका मतलब सेक थीटा को जाना, सेक थीटा को जाना चाहिए तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, 0 या 1, 0 या 1, सेक थीटा को क्या होना चाहिए, सेक थीटा को होना चाहिए 1, अगर सेक थीटा 1 हो जाए तो थीटा क्या 0 हो जाए, थीटा सोच के बताओ, थीटा 90 या 0, 0 या 90, बे काश 90 की वैल्यू 0 होती है, गधो कहां से बात कर रहे हो, सेक 90 होगा, जो साइन 90 की वैल्यू होती है वही कॉसेक 90 की वैल्यू होती है, तो जो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है ये हो गया, तो सेक 0 की 1 cos थीटा 1/1 दैट इज 1, तो सेक 0 की वैल्यू भी क्या होगी, इंप्लाइज करेगा थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब उतने, अच्छा जितने ऊपर जाओगे थीटा उतना बढ़ेगा, मतलब ये है कि मैं बहुत ऊपर ना जाऊं, बहुत ऊपर ना जाऊं, थीटा अगर 0 रखना चाहते हो, ये वाला थीटा जिस थीटा पर इंसिडेंट हुई है, अरे वही थीटा तो ये है ना, सोचो ध्यान से, अगर थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये थीटा 0 कब होगा, जब ये n बहुत ऊपर हो या बहुत नीचे हो, n बहुत ऊपर हो या बहुत नीचे हो, ये थीटा कम चाहते हो या ज्यादा चाहते हो, थीटा कितना है 0 का कम या बहुत कम, तो थीटा कम चाहते हो तो n बहुत ऊपर हो या बहुत नीचे हो, क्या पी के बहुत पास हो, क्या पी के जितना पास होगा क्या उतना ही फायदा होगा, और हम क्या उतनी ही एक्यूरेसी की तरफ आ पाएंगे, है कि नहीं है, तो अगर चाहते हो कि सेक थीटा को गायब करना तो क्या थीटा बहुत छोटा होना पड़ेगा, थीटा बहुत छोटा होना पड़ेगा, तो रेज जो है पैरेलल तो आ रही है भाई, कैसी आ रही है, समांतर तो है, लेकिन क्या ध्यान से देखो अक्ष के बहुत पास आएंगी या नहीं आएंगी, अगर n बहुत पास हो, n बहुत पास होने का मतलब इंसिडेंट पॉइंट बहुत पास में है पी के, यानी ये इतना ऊपर ना हो यहां पर हो कहीं, तो क्या थीटा और छोटा बनेगा, सोच, अगर दिखाएं अगर डायग्राम ऐसा, ये यहां पे देखो,
ये अब बना, ये है नॉर्मल तुम्हारा। क्या थीटा बहुत छोटा हो गया नहीं हो गया? थीटा बहुत छोटा हो गया तो क्या मैं इस तरफ आ रहा हूं, धीरे धीरे सेक थीटा 0 हो, सॉरी सेक थीटा धीरे धीरे 1 की तरफ चल रहा है। इसका मतलब है अगर हमें ये वैल्यू चाहिए होगी तो सेक थीटा को गायब होना पड़ेगा। और सेक थीटा गायब कब होगा? जब थीटा बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो? जब थीटा बहुत छोटा हो, और थीटा बहुत छोटा होगा तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 ही तो होगी, है ना? थीटा क्या, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो रेस क्या है? पैरेलल तो है बेटा, लेकिन क्या अक्ष जो प्रिंसिपल एक्सिस है क्या उसके बहुत पास में भी है? ये वाली रेस बहुत पास है बहुत दूर है? अरे यार ऐसे आ रही होंगी रेस, सोचो ऐसे आ रही होंगी, तब आपने वहां पर ले जाकर के वो नॉर्मल इंसिडेंट किया। तो इसका मतलब है रेस बहुत पास है। इसको कहते हैं समाक्षीय। क्या नाम है इसका? समाक्षीय, जिसे पैरेक्सियल कहते हैं। रेस केवल पैरेलल हो ये जरूरी? पैरेलल के साथ साथ और क्या होना जरूरी है? पैरेक्सियल है। अगर रेस पैरेक्सियल होंगी तो थीटा बहुत छोटा, पैरेक्सियल का मतलब अक्ष के बहुत ही पास हो, एन पॉइंट बहुत ऊपर ना हो, एन बहुत, सोचो ध्यान से, एन बहुत पी के पास हो। तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया जाता है, किस चीज का? पैरेलल तो जीवन भर सीख के आया था, नया चीज क्या है आपके लिए? रेस को क्या होना पड़ेगा? पैरेक्सियल। इफ रेज आर पैरेक्सियल यानी समाक्षीय हो, क्या हो? इफ रेज आर पैरेलल, अगर किरणें समांतर ही ना हो, समाक्षीय भी हो, दोनों चीजें हो, पैरेलल भी हो और पैरेक्सियल भी हो। अगर रेस पैरेक्सियल होंगी तो थीटा बहुत बड़ा होगा, बहुत छोटा होगा? थीटा बहुत छोटा होगा, थीटा इज टू स्मॉल, थीटा कोण बहुत छोटा होगा। और अगर कोण बहुत छोटा होगा, सबको पता है अगर थीटा की वैल्यू छोटी होती है तो साइन की वैल्यू छोटी होती है लेकिन कॉस की वैल्यू, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, थीटा जितने छोटा करोगे कॉस की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो इसका मतलब है इफ रेज आर पैरेक्सियल, पैरेक्सियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? पैरेक्सियल समझ में आया? वाई पैरेक्सियल? पैरेक्सियल लेने का फायदा क्या है? समाक्षीय है और बहुत पास है, थीटा गायब हो गया, थीटा गायब हो गया, मतलब थीटा गायब नहीं, थीटा 0 देकर के गया, थीटा बहुत छोटा होगा, थीटा इज टू स्मॉल, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? सेक थीटा लगभग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अब आपके पास फार्मूला क्या आएगा? एफ इज टू आर माइनस आर बाई 2 सेक 0, क्या चीज? सेक 0, सेक 0 की वैल्यू 1, एफ इक्वल टू कितना आ गया? आर बाई 2 आ गया। लेकिन एफ इक्वल टू आर बाई 2 तुझे याद था, बट उसके लिए जरूरी कॉन्सेप्ट क्या था? अगर किरणें क्या है? समाक्षीय हैं, पैरेक्सियल हैं, तब ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अभी तक जो तुम पढ़ के बैठे थे उसमें बहुत ऊपर से नहीं था, बहुत नीचे से रेस गिराई जाती थी, बहुत एकदम पी के काफी क्लोज। सोच अगर पी के काफी क्लोज होगी तो एम एन बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा? एम एन बहुत, पीएम अबे गधे हो गया यार, अबे एन नीचे आएगा, एन यहां आएगा, तो ऐसे नहीं खींचोगे तो एम उधर नहीं आएगा। क्या सोचने लग जाते हो इतना? एम तो वहीं रहेगा सर, वो तो अडिग होगा। कहां से अडिग होगा? एन के सीधे नीचे गिराया गया है। तो अच्छा, अगर रेस पैरेक्सियल होंगी तो थीटा बहुत छोटा होगा, थीटा बहुत छोटा, रेस पैरेक्सियल होने का मतलब थीटा बहुत छोटा होगा। एम एन बहुत छोटा, एम एन बहुत, क्या एम पी पर होगा? क्या एन भी लगभग पी पर होगा? क्या पीएम बहुत छोटा होगा? ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं किसके? पैरेक्सियल के। और या फिर अगर कहा हो तो पैरेक्सियल मानो, कुछ भी ना कहा हो तभी भी क्या मानो? पैरेक्सियल। समाक्षीय होने की क्या कंडीशंस हैं? जब थीटा बहुत छोटा हो, ये बोला हो, समझ में आया? या तो स्पेशल बोल दे समाक्षीय हैं, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट कब लगेगा? जब सीधे क्या बोल दे? पैरेक्सियल है। दूसरा क्या बोल दे? थीटा बहुत छोटा हो। तीसरा क्या बोल दे? एम एन बहुत छोटा है, या एन पी के बहुत पास में है, पीएम बहुत छोटा है। इन सब नामों से आता है पैरेक्सियल का कॉन्सेप्ट। बता लो। ठीक, यहां से सबसे शानदार कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? किरणों का समाक्षीय होने का, पैरेक्सियल होने का, जिसकी वजह से आगे के डेरिवेशन आसान होते हैं। वो समझ में भी आते हैं कि हाँ कहां पर थीटा छोटा लेना पड़ रहा है, क्यों लेना पड़ रहा है। तो अगर रेस पैरेक्सियल हैं, सवाल में क्या क्या, कब कब आप ये सब कॉन्सेप्ट यूज करोगे, कब कब हमेशा ये फार्मूला यूज करोगे? उस स्थिति में सबसे पहली बात क्या ध्यान देनी है हमको, कि सबसे पहले क्या बोला हो? या तो डायरेक्ट बोले इफ रेज आर पैरेक्सियल, अगर डायरेक्ट बोल दे किरणें समाक्षीय हैं, रेज आर पैरेक्सियल, अगर डायरेक्ट बोल दे रेज आर पैरेक्सियल, किरणें समाक्षीय हैं, ये बोल दे। दूसरा क्या बोल सकता है?
थीटा बहुत छोटा हो। तीसरा क्या बोल सकता है, ध्यान से देखो, रेज आर नियरेस्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये किरणें हैं मुख्य अक्ष के काफी समीप हैं। समाक्षीय का मतलब ही यही होता है, किरणें मुख्य अक्ष के काफी समीप हैं। रेज आर जितना नियरेस्ट कर सको, नियरेस्ट टू प्रिंसिपल ऐसे मुख्य अक्ष के काफी समीप हैं। चौथा मैं और क्या तरीके से लिख सकता हूं, सोचो अगर ये एन बहुत नीचे आएगा नहीं आएगा, अगर बहुत समीप हो गए, उस स्थिति में एनपी और एमपी के लगभग खत्म हो जाएंगे, नेग्लिजिबल होंगे। तो क्या और बोला हो, एनपी एंड एमपी आर नेग्लिजिबल, नगण्य हो, नेग्लिजिबल, हाँ लगभग क्या मान सकते हो इनको, 0। पांचवा क्या कह सकता है मेरे से, पांचवा, अच्छा ये कब होगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब मिरर बहुत बड़ा लें या मिरर बहुत छोटा लें। सोचो ध्यान से, मिरर बहुत बड़ा लें, मिरर का साइज बहुत बड़ी हो या मिरर की साइज बहुत छोटी हो, ये कब पॉसिबल है। अगर मिरर बहुत छोटा ले लेते हो तो इतनी ऊपर से रेज गुजारने का कोई काम ही नहीं। अब तुम्हारा मिरर ही इतना बड़ा है तो कहां से ऊपर से रेज गुजारोगे, समझ में आया नहीं आया। तो मिरर बहुत बड़ा लिया जाए, बहुत छोटा लिया जाए, बहुत छोटा। अगर मिरर बहुत छोटा लिया जाएगा तो उसका रेडियस, क्या चीज बड़ा होगा, कैपिटल आर या स्मॉल आर, क्या चीज बड़ा हो सकता है, कैपिटल आर। और अगर मिरर बहुत छोटा लिया तो क्या चीज छोटा हो गया, स्मॉल आर। तो क्या स्मॉल आर यानी रेडियस ऑफ अपर्चर भी क्या बहुत छोटा हो। ये सारी कंडीशंस किसको जस्टिफाई करती हैं, अगर किरणें क्या हैं, समाक्षीय हैं, पैराक्सियल हैं, तो ये सब होगा। अब तुम्हें याद होगा वो वाला कॉन्सेप्ट जो तुमने पढ़ रखा था, हो सकता है क्लास 11 में पढ़ा होगा तुमने, बेसिक मैथमेटिक्स में, याद करो, बताया जाता है अगर थीटा बहुत छोटा होता है, याद होगा तुम्हें, अगर थीटा, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला तुझे आता होगा, इफ थीटा इज टू स्मॉल, थीटा इज, अगर कोण बहुत छोटा होता है तो हम लिखते हैं साइन थीटा को लगभग थीटा। मैं प्रूफ कर रहा हूं इस बहुत रद्दी एग्जांपल से, साइन 0 की वैल्यू हो गया ना प्रूफ और tan थीटा, tan 0 की वैल्यू 0, तो tan थीटा भी लगभग क्या लिखा जाता है, थीटा। cos 0 की वैल्यू 1, अरे cos 0 की वैल्यू 1, तो cos थीटा लिखा जाएगा 1। अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो जहां cos थीटा है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, 1। जहां sin थीटा हो, tan थीटा हो, वहां क्या लिख सकता हूं, tan थीटा। यानी यहां से यह भी लिखा जा सकता है sin थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा हो। ठीक है, चलो उतार दिया, इधर वाला मिटा रहा हूं, ओके, ये तो तुम्हारे किसी काम का नहीं था। अब जो आप आगे इंटर करने चल रहे हो, मिरर्स फार्मूला। मिरर्स फार्मूला पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है इमेज, यानी किसे कहते हैं वस्तु और किसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो अगला टॉपिक है आपका, ये सारे कॉन्सेप्ट उतर गए ना, हल्के में ले रहे हो क्या, इसको उठा के फेंकेगा जाके गिरोगे। अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब क्या फालतू की बातें लिखी गई हैं, डेरिवेशन कराता है तुम्हारा ये। अगर कोण बहुत छोटा होता है तो ऐसा करते हैं, ये सब लिख दिया होगा, जरूरत ही नहीं, रहने दे, तू रहने दे बेटा, वीडियो से देख लेना। अगर किरणें समाक्षीय हैं तो कोण बहुत छोटा होगा, किरणें बहुत मुख्य अक्ष के पास से जाएंगी, एनपी और एमपी लगभग खत्म मान लिए जाएंगे, और दर्पण के द्वारक की त्रिज्या बहुत छोटी होगी। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, क्या चीज बोला जाएगा इसमें, आर छोटा होने का मतलब क्या चीज, मिरर बहुत छोटा है, यानी दर्पण का द्वारक अपर्चर क्या है वो उसका बहुत छोटा है। यह चीज बता रहा है स्मॉल आर, जो तुम्हें लैंग्वेज में लिखा मिल सकता है तो तुम ये सोच नहीं पाओगे किसी जन्म में, इसलिए यहां से याद रखो अच्छे से। चलो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी है ना हमें, क्यों, ऑब्जेक्ट के बारे में, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज। तो पहला टॉपिक आपका हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट, जिसे आप कहते हो वस्तु, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बिंब, और दूसरा क्या होगा आपके पास, इसका सेकंड फॉर्मेट जो कि हमें किसी इंस्ट्रूमेंट से नजर आता है उसे प्रतिबिंब बोलते हैं, इमेज। दूसरा क्या चीज है, इमेज। तो डेफिनेशन में केवल एक ही बताऊंगा जो आपको याद रखना होगा, डेफिनेशन केवल एक ही बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, अच्छा ध्यान से देखो, मिरर के सामने जाकर के खड़े हो गए तो मिरर के सामने आपको आपका फेस नजर आया, पीछे वाला फोरहेड नजर आया, ये फोरहेड कह रहा हूं, पीछे वाला ये खोपड़ा नजर आया, क्यों नजर नहीं आया, मान लो ये मिरर है, सपोज दिस इज मिरर, और मैं इसमें अपने आप को देख रहा हूं, ये नजर आएगा,
क्यों? ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? सोचो, लाइट नहीं जा रही है, मतलब समझो ध्यान से, ये क्यों दिखा? क्योंकि यहां से निकलने वाली लाइट, यहां पर जो लाइट आकर के मिरर के ऊपर गिरी, उसके बाद गिरने के बाद वापस लौटी और कहीं ना कहीं जाकर के कुछ ना कुछ इमेज बनी। तो इसको मिरर में देखा जा सकता है, इसको मिरर में देखा, ऐसे अगर देखोगे तो ये नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये इसको रे देने का काम, जो रे देगा वही क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? ऑब्जेक्ट वो होता है जो मिरर को, लेंस को, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को रे देने का काम करे। समझे? वस्तु किसे कहेंगे? जो किसी भी प्रकाशिक उपकरण को किरण देने का काम करे, रे देने का काम करे, रे प्रोवाइड कराने वाला। इंसिडेंट लाइट जो देता है उसे क्या कहते? मिरर पर इंसिडेंट लाइट लाने वाला, ये बहुत अच्छे से डेफिनेशन याद रखना। मिरर पर इंसिडेंट लाइट लाने वाला क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में मैं क्या लिख देता हूं? जो मिरर को रे प्रोवाइड कराए, रे देने का काम करे, प्रोवाइड कराए। या फिर मैं दूसरा क्या लिख सकता हूं? जो मिरर को इसे रे प्रोवाइड कराए, इसी को क्या लिखते हो? जो मिरर को इंसिडेंट रे देता है। क्या चीज? इंसिडेंट रे देता है, आपतित किरण देता है। और कुछ लिख सकते हो उसके बारे में? और क्या लिख सकते हो भाई ऑब्जेक्ट के बारे में? जो मिरर को रे देने का काम करेगा, या फिर ऐसा समझो इंसिडेंट रे देता है। ठीक है, ऐसा लिख। अच्छी डिफिनेशन बताओ ना, अच्छी डिफिनेशन। जहां से या जिस पॉइंट से, जहां से या जिस पॉइंट से रेज आकर मिरर पर गिरेंगी, रेज आकर, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, लेंस हो, मिरर हो, प्रिज्म हो, कुछ भी हो, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कुछ भी हो, जहां से या जिस पॉइंट से रेज आकर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक उपकरण पर इंसिडेंट होती हैं, इंसिडेंट होती हैं। सोचो आप, अब ऑब्जर्व करो ध्यान से, डेफिनेशन अब अच्छी बनेगी। जहां से या जिस पॉइंट से रेज आकर के, ध्यान से देखो, अगर सामने ये मिरर लगा हुआ है, इमेजिन दिस इज द मिरर इन फ्रंट ऑफ मी एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। क्या यहीं से सारी रेज चल करके मिरर पे जाके गिरेंगी, या कहीं रास्ते में से निकल के जाएंगी? यहीं से तो निकलेंगी ना। यानी ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट, क्योंकि मिरर को क्या देने का काम कर रहा है? मिरर को, लेंस को क्या देने का काम? रे देने का काम कर रहा है ना, इंसिडेंट लाइट दे रहा है। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? वस्तु होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ध्यान से देखो, ये जो लाइट्स जा रही हैं, इसको कौन सी लाइट कहोगे? इंसिडेंट रे। कौन सी लाइट कहोगे? आपतित किरण, यही तो है ना इंसिडेंट लाइट। और इंसिडेंट लाइट जहां आकर के कट रही है, मिल रही है, वही क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंट पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है ऑब्जेक्ट। आपतित किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा? वस्तु कहलाएगा। यानी जहां से या जिस पॉइंट से रेज आकर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर इंसिडेंट होती हैं, वो पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। वो पॉइंट क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। सीधे इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। ये अच्छे से याद रखना, बस ये तुम्हारे काम आएगा, हमेशा तुम्हारे यही काम आएगा। ये तुम्हें हर कॉन्सेप्ट से बाहर ले आएगा, ये पॉइंट तुम्हें हर कॉन्सेप्ट से बाहर ले आएगा, और तुम्हारे दिमाग में हमेशा ऑब्जेक्ट की जो गलत डेफिनेशन याद करके कभी ना कभी बैठे होगे, उसको दूर करेगा। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट वो जो मिरर को रे देने का काम करे। सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन याद करना, तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठेगा, तभी तुम समझ पाओगे। अब इसके बाद इसका दूसरा भाई आता है, क्या चीज? इमेज, जिसे कहते हो प्रतिबिंब। ठीक है, आपतित किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही है। जो दर्पण को, दर्पण क्या, कुछ भी लेंस हो सकता है ना, यहां पर कुछ भी हो सकता है। जो दर्पण को किरण देता है ना, जो दर्पण पर आपतित किरण लाता है, जहां से या जिस बिंदु से किरणें आकर प्रकाशिक उपकरण पर गिरेंगी, उस बिंदु का नाम क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जिस बिंदु से आकर के गिरेंगी, उस बिंदु का नाम ऑब्जेक्ट होगा। या द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। सारी जितनी रेज हैं, उन इंसिडेंट रेज, जितनी भी रेज हैं, उन सबका इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पे वो काटेंगी ना, जहां पर वो काटेंगी, उस कटान बिंदु का नाम क्या होगा?
ऑब्जेक्ट होगा। किस लेटर से लिखा जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम? ओ। किस लेटर से लिखा जाएगा? ओ से लिखा जाएगा। और एक चीज यहां पर जान लो इसी वक्त, ये रखा तो जाएगा असल में किसी मिरर के, लेंस के, प्रिज्म के, स्कोप के सामने ही तो रखोगे। मिरर के सामने रखोगे, लेंस के सामने रखोगे, तो इसकी डिस्टेंस लिखी जाती है। डिस्टेंस कहां से मापी जाएगी? पोल से। डिस्टेंस कहां से मापी जाएगी? पोल से। तो इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी लिखी जाती है स्मॉल यू से। किस लेटर से? अच्छा, ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ उसको साइज में भी ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज मार्कर, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, और ये मार्कर में डिफरेंस है ना, इसमें हाइट भी है। तो एक और चीज कॉन्सेप्ट आता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसको लिखा जाएगा, चाहो तो ओ से लिख दो, हाइट लिखा हो या साइज लिखा हो, दोनों बात, चाहे ओ से लिख दो या फिर एच ओ से लिख, दोनों चीजें समझ पाओगे दोनों बातें। एच ओ का मतलब और ओ का मतलब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट, वस्तु की ऊंचाई, उसको भी एच ओ से लिखेंगे या ओ से। और वस्तु की दूरी को किस लेटर से लिखा जाएगा? यू से। अगला क्या है आपका? प्रतिबिंब। इमेज किसे कहेंगे? सोचो, इमेज कब मिलेगी? जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये हो या ना हो, इसका होना जरूरी है या नहीं? इसका होना, अगर ये नहीं होगा तो इमेज बनने का कोई चांस, इमेज बनेगी नहीं। ये होगा तभी इमेज बनेगी, है ना। तो अगर इमेज बनाओगे तो ये आएगा, ये रेस को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अरे लेंस होगा तो परावर्तन, अरे इतना तो 10th में पढ़ा है ना। मिरर होता है तो क्या होगा? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। तो कौन सी रे मिलेंगी? रिफ्लेक्टेड। और लेंस होगा तो अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। और कौन सी रे मिलेगी? रिफ्रैक्टेड। तो ये तो इंसिडेंट रे का कटान बिंदु है। ये किसका कटान बिंदु होगा? रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे का, परावर्तित या अपवर्तित किरण का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। दैट्स ऑल। व्हाट इज इमेज? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कौन कौन सी रे? परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। उसे इमेज कहते हैं। अभी किस लेटर से लिखोगे इमेज को? किस लेटर से? आई से। किस लेटर से? आई से। अब बताओ, डिस्टेंस ऑफ इमेज को किस लेटर से लिखते थे? डिस्टेंस ऑफ इमेज को किस लेटर से लिखते थे बेटा? वी से लिखते थे। और हाइट ऑफ इमेज, वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच, या तो आई से लिख दो या तो क्या से लिखोगे? एच आई से। अब सबने पढ़ रखा होगा टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के प्रकार। तुम्हें याद होगा क्या प्रकार का होता है प्रतिबिंब? कौन कौन सा? वास्तविक और, हाँ, रियल और वर्चुअल, दो तरीके की इमेज होती है। टाइप्स ऑफ इमेज में दो तरीके की इमेज, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितने तरीके का होता है? ऑब्जेक्ट कितने तरीके का होता है? एक प्रकार का। चलो ठीक है, जानेंगे ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, वो आगे समझ में आएगा, है ना। जब न्यूमेरिकल करेगा तो तब समझ में आएगा। अभी तो तुम एक ही रखो कि हाँ तुम्हारे लिए रियल ऑब्जेक्ट है ना। वर्चुअल भी होता है, पढ़ाएंगे। इमेज कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ में आई है? तुम कोई और डेफिनेशन मत याद करो, केवल क्या याद करो? जो मिरर को, अभी तुम मिरर ही पढ़ रहा है तो क्या याद रखो? जो मिरर को रे देगा वो कौन होगा? बस। कितनी डेफिनेशन आसान है यार। मैं सामने आया, मिरर के सामने मैं हूं और मेरे बगल वहां कोई बाहर खड़ा है, तुम्हारे दूसरे सर वहां बाहर खड़े हैं, तुम्हें वो नजर आएंगे? मिरर में मैं नजर आऊंगा कि वो नजर आएंगे? ऑब्जेक्ट कौन है? जो मिरर के, जो मिरर को रे देगा वो ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ी ऑब्जेक्ट होंगे। इमेज क्या होगा? जो मिरर में दिखाई देगा, दूसरा फॉर्म, दूसरा फॉर्मेट जो नजर आएगा ऑब्जेक्ट का, उसे क्या कहेंगे? इमेज। और वो किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? किसका प्रतिच्छेदन बिंदु होता है? रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। मिरर जब देखा जाता है उसमें जो हमें दूसरा फॉर्मेट नजर आता है उसे इमेज कहते हैं। कैसे बनता है वो सब जानोगे। इमेज और दो। ऑब्जेक्ट के बारे में सारी बातें पता चल चुकी हैं। अब सवाल आया कि सर हमें इमेज के बारे में कुछ नहीं पता है, कई प्रकार की होती है, पता है क्या? इमेज कई प्रकार की होती है? कौन कौन सी? एक वास्तविक और दूसरी
आभासी, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, रियल और वर्चुअल। रियल की खास बात क्या है भाई? रियल में रेज वाकई में काटती हैं और इसमें जबरदस्ती कटाना पड़ता है, समझ रहे होगे ना? इसमें वाकई में काटती हैं, है ना? दे मीट एक्चुअली, मीट एक्चुअली, मीट रियली लिख। इसमें अपीयर्स टू मीट, प्रतीत होता है कि मिलती हैं, ऐसा लगता है कि वो मिल रही हैं। इनमें जबरदस्ती मिलाना पड़ता है, डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ करना पड़ता है, और इसे डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ये तरीका हो गया। इसकी सबसे खास बात, रियल इमेज इसको हम स्क्रीन पर बना सकते हैं। इसको स्क्रीन पर बना, हाँ ये याद रखना बस। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पर बना सकते हैं। प्रोजेक्टर देखा है तुम लोगों ने? प्रोजेक्टर में सामने एक बहुत बड़ा पर्दा लगाया जाता है स्क्रीन, और उस स्क्रीन में इमेज बनती है, वो रियल होती है क्योंकि उसको स्क्रीन पर बनाया जा सकता है, वो रियल इमेज है। जो प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हो वो रियल है या वर्चुअल है? वास्तविक या आभासी? आभासी, क्योंकि आप उसको कहीं भी किसी भी कीमत पर स्क्रीन पर बना नहीं सकते, इसलिए ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इसे स्क्रीन पर बना नहीं सकते। ठीक, आज के लिए इतना ही। तब तक नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।